चलिए वापस हम लोग आ गए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया आज। एक सेकंड आवाज़ बस देख लिया जाए। ठीक है, चलिए वापस हम लोग लाइव हो गए। चलिए ठीक है, आ जाइए। थोड़ा सा सिस्टम बंद हो गया था तो बीच में ही कट गया आपका पिछला लाइव। क्वेश्चन नंबर 5 में पिछली बार क्या हुआ, थोड़ा सा गलती हुआ था। ठीक है, गलती क्या हुआ था, अगर क्वेश्चन में ये वाला लाइन ना लिखा हो तो आंसर सही था। ठीक है, समझ गए। पर क्योंकि ये वाला लाइन लिखा हुआ है तो आंसर हल्का सा डिफर करेगा। डिफर कैसे करेगा? सबसे पहला चीज मैंने क्या कहा था, फ्यूचर मार्केट अलग है, उसका अपना प्राइस है, उसका सब कुछ अपना है। वो तो क्लियर है। अब मान लेते हैं यहाँ हमने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या निकाला था, 5050। ये हमारा एक्सरसाइज प्राइस था। ये 4 महीने का जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसका एक्सरसाइज प्राइस 5050 था। उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। 3 महीने वाले पोर्टफोलियो को हेज करना था, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब भी नहीं। हमने 3 महीने वाले पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए मार्केट में जो अवेलेबल था वो 4 महीने का फ्यूचर था, उसका यूज। पर ये जो 4500 फ्यूचर का प्राइस दिया हुआ था, ये 3 महीने बाद का प्राइस दिया हुआ था, 4 महीने बाद का प्राइस नहीं दिया हुआ था। पर हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था, 4 महीने बाद का। हमने 4 महीने बाद का सट्टा खेला था 5050 पे, और वो भी शॉर्ट किया था, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो क्या था, लॉन्ग था, तो हमने वो शॉर्ट किया था। कोई दिक्कत? शॉर्ट क्या, सर इससे गिरता, मैंने 5050 से नीचे आता तो फायदा होता, तो हमने 5050 माइनस 4500 करके आंसर निकाल लिया था। पर थोड़ा सा गलती ये हुआ था कि ये 3 महीने बाद का फ्यूचर का प्राइस था। जो अपना ऐसे इसके बाद वाले क्वेश्चन में, जैसे कौन सा क्वेश्चन था वो, थोड़ा सा नीचे आइएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हो प्राइजेस था अलग अलग। मान लेते हैं ये फर्स्ट मंथ का प्राइस था, ये सेकंड या थर्ड मंथ का प्राइस था। इससे थोड़े कंपेयर करेंगे फोर्थ मंथ के कॉन्ट्रैक्ट। 4 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए चौथा महीना क्या प्राइस है वो चाहिए होगा। तो चौथा महीना क्या प्राइस होगा वो निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, हमें थर्ड मंथ का प्राइस दिया हुआ था। ठीक है, अगर हमको चौथे महीने का प्राइस चाहिए तो थर्ड मंथ को प्राइस को अगर हम बस हल्का सा आगे खींच ले, कितना, 1 महीना आगे खींच ले, फॉर्मूला सेम है। एस ये हो जाएगा थर्ड मंथ में, ऑब्वियस सा बात है। इंटरेस्ट कितना था, 0.09, माइनस डिविडेंड 0.06, 1 महीने के लिए 1/12, तो कितना आएगा? तो 4500 सॉरी गुने 0.03 भागे 12 प्लस 4500। ठीक, तो 4511.25, इससे कंपेयर होगा आपका 5050 और आपका आंसर फिर आ जाएगा। समझ गए? 4500 से कंपेयर नहीं होगा, 4511.25 से कंपेयर होगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 6 था। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 था, 50 × 6 अपना कर लेना है, कोई नहीं, आंसर आ जाएगा। आंसर देख लीजिए। अब शायद आपको क्लियर हो गया क्या किया गया उस क्वेश्चन में, क्या दिक्कत था और पिछली बार क्या गलती हुई थी। समझ में आ गया कैसे आया 4511.25? अब ऐसा बात है, अगर 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था तो 4 महीने वाले प्राइस से कंपेयर करेंगे ना, प्रॉब्लम। अब हम लोग आते हैं अपना ब्लैक स्कूल्स मॉडल, जो आज का टॉपिक है। ये जो गलती था उसको सही कर दिया गया। अब ब्लैक स्कूल्स मॉडल पे आते हैं। ब्लैक स्कूल्स मॉडल कैसे काम करता है? अगर ब्लैक स्कूल्स मॉडल एग्जाम में आ जाए, समझ लो तुम्हारे चांदी है। ठीक है, चांदी का हीरा है, हीरा क्वेश्चन, वो हीरा है, चांदी से ही बड़ा है। क्यों? काफी इजी क्वेश्चन है, एक सर्टेन फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, बस उस फॉर्मूला के हिसाब से उसका प्राइस निकलता है। वो फॉर्मूला याद रखना है, अपने आप आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है?
तो हम लोग सबसे पहले इलस्ट्रेशन 3 में आएंगे। कौन सा इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन 3 में आएंगे। और आज हम लोग साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि सर वो जो चार्ट है हमारा, कौन सा चार्ट? ये वाला चार्ट, इसको भी कैसे रीड किया जाता है वो भी समझेंगे। ठीक है, इसको भी कैसे रीड किया जाता है उसको भी हम लोग आज समझेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन 3 में आ जाइए। कहाँ चला गया यार? गजब है, बाइनोमियल आ गया तो ऊपर होगा। आ गया इलस्ट्रेशन। क्या हो रहा है? इलस्ट्रेशन 3। ब्लैक उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इलस्ट्रेशन 3 को समझना। अब ब्लैक स्कूस कुछ नहीं कहता है, वो कहता है कि ये सब दिस डैट जो भी कर रहे थे अब तक वो सब छोड़ो ना यार, मैं तुम्हें एक सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ, उस फार्मूला से तुम वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल सकते हो, तुमको कुछ नहीं करना है। उस फार्मूला से तुम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इजिली निकाल सकते हो। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला क्या है पूछा जाए तो वो फार्मूला आपका ये है। ये फार्मूला क्या है? कुछ नहीं है। इसको क्या हो गया आज? पता है आज दिन खराब है लग रहा है, कभी कुछ अटक रहा है कभी कुछ अटक रहा है। आइए, वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगा? तो बोला कुछ नहीं, स्पॉट प्राइस, जो आपका स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन D1 से। वे D1 क्या है बताएगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, उसमें माइनस कर दो जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है, जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर लो पहले। ठीक है, PVIF प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड कर दो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग कर लो, और उसके बाद उसको ND2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसको ND2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये D1 क्या है, D2 क्या है, फिर ND1 क्या है, ND2 क्या है, ये लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, स्पॉट प्राइस लो, उसको D1 से मैंने ND1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू लो, प्रेजेंट वैल्यू लो और उसको ND2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही है, और माइनस कर दो। समझ में आया? स्पॉट प्राइस लो, उसको ND1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सरसाइज प्राइस लो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, मतलब ERT, जो आपको कुछ नहीं लिखा है तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का क्या है, प्रेजेंट वैल्यू करने का तरीका है। अगर E माइनस RT लिखा है इसका मतलब क्या है, X बाई ERT। अब ERT क्या होता है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा हो तो फिर डिस्काउंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे उससे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इंटू D2 कर दो। अब ये D1 D2 क्या है पूछा गया, तो बोला D1 तो कुछ नहीं है, D1 है IN S बाई एक्स। अब ये IN S बाई एक्स क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, ज़्यादा मैथ पढ़ना है, जाके 12th वापस मैथमेटिक्स पढ़ लो। ठीक है, अब ये पूछना होगा सर IN S बाई एक्स, IN का मतलब क्या है, सर ND1 ND2 का मतलब क्या है, तो मैं फिर वही कहूँगा मैथ्स पढ़ना है या एग्जाम पास करना है। अगर मैथ्स पढ़ना है चलो 12th पढ़ते हैं, फिर 12th का मैथ्स निकाला जाए। ठीक है, तो मैथ्स तो पढ़ना नहीं है, हमें तो एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम पास किया जाए। ठीक है, IN S बाई एक्स ये D1 का फॉर्मूला है, D1 का फॉर्मूला है, ND1 का नहीं है, ध्यान रखना, ये D1 का फॉर्मूला है। ND1 क्या होगा बाद में निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला किसका है, D1 का। D1 का फॉर्मूला है सर IN S बाई एक्स, मतलब स्पॉट प्राइस बाय एक्सरसाइज प्राइस प्लस R जो इंटरेस्ट रेट है आपका, प्लस वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है सर, वेरिएंस कुछ नहीं होता है, वेरिएंस जो होता है आपका, आप पढ़ेंगे पोर्टफोलियो में,
वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है। आपको वेरिएंस लेना है और सब चीज नंबर में लेना है। परसेंटेज में दिया होगा 5% दिया होगा तो 0.05 स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ तो करना पड़ेगा, उसको पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। मान ले आपको एस डी दे दिया हो, एस डी 2%, तो वेरिएंस कितना होगा 4%। इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे 0.04 करके। बहुत लोग ये गलती करते हैं। अगर आप हर चीज नंबर में ले रहे हो तो परसेंटेज को भी नंबर में लेना सीखो। अगर परसेंटेज को नंबर में नहीं लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बाई 2, बाद आपको क्वेश्चन में वेरिएंस ही दे दिया तो उस केस में स्क्वायर थोड़े होगा उसका। स्क्वायर किसका है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है। अगर क्वेश्चन ने वेरिएंस ही दे दिया है, बोल दिया 4% वेरिएंस, तो यहाँ पे सीधा 0.04 होगा। ये 0.04 का स्क्वायर कर देना, समझ में आया, इंटू टी मतलब टाइम बाई, अब यहाँ पे वेरिएंस आएगा, वेरिएंस अंडर रूट टी, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट टी। और डी टू क्या सर, काफी इजी है, 1 माइनस, सॉरी डी वन माइनस नहीं, डी1 जो निकाला हमने, डी1 माइनस ये जो बेस था यही माइनस होगा इसमें, समझ में आया। ये डी1 है और डी2 है, डी1 डी2 निकल जाएगा तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा, एन डी1 और एन डी2 क्या होगा, बस हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन में होता क्या है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपली टर्म में डी1 और डी2 निकालना है। अगर डी1 और डी2 निकल गया तो फिर सर फिर कुछ करना ही नहीं था, फिर स्पॉट प्राइस में एनडी1 मल्टीप्लाई करना है और फिर साइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू करके सर एनडी2 मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, इसमें बोला शेयर है टीआईसी लिमिटेड का, करंटली प्राइस है 415, सर ये एस है। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 मंथ टाइम, साइज रेट सर ये 400, मतलब ये क्या हो गया आपका एक्स, ठीक है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट सर 5%, ये हो गया आर। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है सर 22%, मतलब ये सर क्या है, डेविएशन है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएंस चाहिए हमको, वेरिएंस बाई 2 है, वेरिएंस बाई 2 है, वेरिएंस बाई 2 है। बेस्ड ऑन अजम्पशन टीआईसी लिमिटेड इज नॉट गोइंग टू डिक्लेयर डिविडेंड, कोई डिविडेंड देने वाला नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं देगा। अगर डिविडेंड दिया तो क्या होगा, वो भी दिया गया है। अगर डिविडेंड दिया तो कैलकुलेट कैसे करना है वो भी आपको इस क्वेश्चन में है। तो ये क्वेश्चन सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है ब्लैक स्कूल्स मॉडल का, ठीक है। बेस्ड ऑन द assumption not going dividend over the next 3 month is the option both buying rupees 25 क्या हुआ, प्रीमियम, प्रीमियम 25 रुपया है। अब आपको निकालना आपके हिसाब से वैल्यू क्या होगा। अगर आपके हिसाब से वैल्यू 25 से कम आया, 25 से कम आया तो क्या आप बाय करिएगा। एक सामान जिसका कीमत आपको लगता है 22 रुपया है और मार्केट बोल रहा है 25 रुपया, तो खरीदिएगा आप, ना खरीदिएगा, कब खरीदिएगा, तब खरीदिएगा अगर मेरा जो प्राइस है वो 30 आए, 26 आए, 27 आए, 28 आए, तब ना खरीदे। कि हमको लग रहा है सामान की कीमत 26 रुपया है पर 25 में मिल रहा है, तब खरीदेंगे, ऑब्वियस सा बात। चलिए तो सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आइए सबसे पहले हमें डी1 निकालना है सर, और उससे भी पहले एग्जाम में क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम में क्या करेंगे, एज पर ब्लैक स्कूल्स मॉडल लिख लेंगे। एज पर ब्लैक स्कूल्स मॉडल वैल्यू ऑफ ऑप्शन is equal to a spot into ND1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू इंटू ND2, ठीक है। अब इस केस में सबको निकालना है D1, D1 क्या होगा, D1 होगा IN S बाई एक्स, आगे क्या था फॉर्मूला, रुक जाइएगा एक सेकेंड, इसको बाहर निकाल लेते हैं, हाँ वेट अ सेकेंड,
कहाँ चल गया यार, फॉर्मूला क्या था आपका? आई एन एस बाई एक्स प्लस आर प्लस वेरिएंस बाई 2 इंटू टी बाई डेविएशन अंडर रूट टी। तो आई एन एस बाई एक्स क्या होगा सर? आई एन एस बाई एक्स होगा आपका, देख लीजिएगा क्या था सर, 415/400, ऑब्वियस सा बात है, 415/400 प्लस आर कितना दिया गया था? 5%। ये कितना था? 22%। ठीक है। टी कितना था? 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ, तो 3 महीना। और ये कितना होगा? ऑब्वियस सा बात है, 22√3/12। कोई दिक्कत? अब जहां तक बात है आई एन 415/400, तो निकालिए कितना होगा, कितना आएगा? 1.0375। ये सॉल्व करिए। 0.22 का स्क्वायर भागे 2 प्लस 0.05 इंटू 3/12, 0.01855। ठीक है, डिवाइड बाई 0.22 अंडर रूट 1/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1/4 हट जाएगा, 1/2 बचेगा बस। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.11, या लिख लीजिए 0.11। ठीक है, या लिख लेते हैं हम लोग 0.11। अब ये आपको एग्जाम में दिया होगा, ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। 0.03681। ठीक है, तो 0.03681 प्लस 0.01855/11, तो आपका ये आएगा D1। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट चलने के चक्कर में हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। समझ में कैसे सॉल्व होगा D1? समझ गए? आइए निकाल भी लेते हैं हम लोग अपना भी। ज़्यादा ही हैंग हो रहा है यार, इतना हैंग का होने लगा। 0.03681 प्लस 0.01855 डिवाइड बाई 0.11। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.50322727। ठीक है, 0.50322727। D2 क्या होगा? कुछ नहीं, D2 तो काफ़ी ईजी है सर, D1 माइनस 0.11, यही तो था। D1 कितना था? 0.50322727 माइनस 0.11, कितना आया देखिए। अच्छा, ये आगे भी यहीं पे, ठीक, करिए। 0.50322727
माइनस 0.11, 0.39,32727, ठीक है। इतना हैंग करेगा तो हो गया आज, समझ में आया? या तो ये पूरा फॉर्मूला लिखे D2 के लिए, या D2 के लिए सिंपली हम लोग कह सकते हैं D1, क्या हो क्या रहा है इसको, आज लिखते लिखते बीच में कहाँ चल जा रहा है। D2 इक्वल्स टू D1 माइनस क्या, जो ऊपर बेस निकाला था हमने 0.11, सिंपल। या तो ये पूरा फॉर्मूला, तो अच्छा कि यही यूज करें। जब D1 और D2 निकल गया तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप, ND1 और ND2 निकालना। अब खास को राउंडिंग ऑफ कर लिया हूँ, 0.50327, 0.39327। अब ND1 और ND2 कैसे निकालेंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं हमको डाटा, ठीक है, पर एग्जाम में देगा और वहां यूज होगा इंटरपोलेशन का। वो हमको n.50 n.40 दे देगा, नहीं समझे, ऐसा देगा। तो वहां से हमको सॉल्व करना होगा कि ND1 और ND2 कैसे होगा। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, n.50327 निकालना है। तो अगर हम कहें कि सर हम एक ले लेते हैं, सर n.50 क्या होगा और n.51 क्या होगा। और ये क्युमुलेटिव एरिया होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपको 1 टेल 2 टेल ऐसे भी देगा, और आपको चाहिए क्युमुलेटिव एरिया, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे वो टेबल जो हमने इससे पहले देखा था, और आपके अपेंडिक्स में टेबल अवेलेबल होगा, आपके बुक का जो लास्ट पन्ना सब है वहां पे अवेलेबल है। तो हम लोग n50 और n.51 का देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए, क्या कि n.50327 ऑब्वियस सा बात है, इसके बीच में फॉल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम लोग इंटरपोलेशन का टेक्निक का यूज कर रहे हैं निकालने के लिए कि ND1 और ND2 क्या होगा। हमें D1 तो मिल गया, D2 भी मिल गया, अब ND1 और ND2 चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, स्पॉट प्राइस इंटू ND1 माइनस स्ट्राइक प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू इंटू ND2 इंटू ND2। D2 तो नहीं था, ND2 था, तो ND2 कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जरा n.50 का कितना जरा देखिए, तो आइए देखिए इस चार्ट को रीड कैसे करते हैं, तो यहां से रीड करते हैं पहले। सर n 0.5 यहाँ है, तो n 0.50, ठीक है, वो कितना होगा n50 0.6915, ठीक है, लिख लीजिए। तो n.50 कितना होगा 0.6915। n.51 का जहां तक बात है, n.51 का जहां तक बात है, तो वो कितना होगा सर, ये n 0.5 है, 0.01 को अगर जोड़ दे तो ये होगा n6950, n 0.6950, ठीक है, ये हो जाएगा 0.6950। कोई दिक्कत समझ में आया आपको? क्या लिया हमने, n 0.50 n 0.51, समझ गए। अब जब हमने ये ले लिया तो ऑब्वियस सा बात है n 0.01 कितना होगा, जरा निकालिए। तो इसको इससे माइनस करिएगा, ऑब्वियस सा बात है, इसको 51 को 50 से माइनस करिएगा, उल्टा माइनस मत करिएगा, ताकि आंसर पॉजिटिव रहे, हमेशा हमारा आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव रहे, ठीक है। 6950 माइनस 0.6915, 0.0035, ये इसका वैल्यू है। हमें कितना चाहिए, और सर ये देखिए ना सर, n.0.50327 लिखा हुआ है हमारे पास, सर n.50 का वैल्यू अवेलेबल है। तो कितना और जोड़ेंगे n.50 में कि वो n.50327 हो जाए।
तो कुछ नहीं सर, आप एक काम करिए ना, 0.50327 में माइनस कर लीजिए क्या 0.50, जरा माइनस करिए कितना आता है। तो 0.50327 माइनस 0.50 करिएगा तो आपका आएगा 0.00327। तो 0.00327 का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं सर, एन 0.01 ये दिया हुआ है, तो अगर हमको सर निकालना है कि एन 0.00327 कितना होगा, तो 0.0035 0.01 का वैल्यू है, तो 0.00327 कितना होगा, निकाल लीजिए। जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव डिवाइड बाई 0.01 इंटू 0.00327 इक्वल्स टू 0.001114445। अगर n.50 में n 0.00327 को जोड़ दिया जाए तो क्या हमें हमारा n.50327 नहीं मिल जाएगा, तो बस इसमें जोड़ दीजिए 0.6915, तो 0.6926 आया, और राउंडिंग करिएगा 0.6928 भी आ जाएगा, समझ में आया, राउंडिंग कर लिया होगा, 11445 को 115 ले लिया होगा, ठीक है, या 0.0012 ले लिया होगा 4 डिजिट तक, फिर ऐड करेगा तो 0.6928 आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आएगा, ठीक है। तो बस ऐसे निकाल लिया। वैसे ही अगर बात करें इसको निकालना हो तो क्या लेंगे सर, एक ले लेंगे n.39 और एक लेंगे सर n.40, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये भी मैं निकालूं या फिर आप ये खुद से ट्राई करिएगा, अपने से ट्राई कर लीजिएगा तब तो सीखिएगा, मेरे निकालने से क्या फ़ायदा। वैसे आपको बता दूं 0.39 चाहिए ना, तो 0.039 जाएंगे हम लोग, ये होगा 0.6517, और n 0.40 का बात करें तो वो ये होगा 0.6554, ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस होता है ये क्वेश्चन, कहीं दिमाग लगाना ही नहीं। एक बार जब ND1 ND2 निकल गया, निकाल लीजिएगा ND2, उसका कुछ करना ही नहीं है सर। स्पॉट प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे ND1 को और स्ट्राइक प्राइस या कहे एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू करके, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे करें एक्सरसाइज प्राइस का, तो बाबू दिया तो था हमें 400 रुपया बोला था, ठीक है, और हमें कहा था 3 महीना, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 5%, तो निकल नहीं जाएगा। ERT कैसे निकलेगा, ERT अपने आप निकल जाएगा ना, कहाँ चला गया, ERT E माइनस RT लिखा था, मतलब क्या था, डिवाइड करना था हमको ERT से, याद है ना, एक्सपोनेंशियल CPT में पढ़ा था। 400 a पे पावर -1 इक्वल टू 1/a, तो x इंटू ई माइनस RT लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, x/ERT, तो x/ERT मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस, तो ये तो सर टाइम 3/12 0.25, सर ये रेट दिया हुआ 0.05, निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कर लेना है, ND2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये तो काफी इजी है। जो आपको प्रॉब्लम है यही निकालने में, ND1 और ND2, D1 D2 निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, D1 D2 निकल जाएगा। और D2 भी नहीं, D1 निकालने में दिक्कत है, खाली D1 का फॉर्मूला याद है, D2 तो उसी से निकल जाएगा सर, D1 माइनस जो सर जो D1 का डिनोमिनेटर था उसको माइनस कर देंगे D1 के साथ, D1 माइनस डिनोमिनेटर ऑफ D1 आ जाता है D2। तो दिक्कत कहाँ है सर, कहीं दिक्कत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला D1 का फॉर्मूला, समझे, D1 का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन था उसमें कुछ नहीं करना था, आपको बस बोला 415 की जगह 380 लेके आंसर निकालो, कोई दिक्कत है, 380 लेके निकाल देना। अब बोला कि पुट ऑप्शन कैसा रहेगा बताइए,
पुट ऑप्शन कैसा रहेगा 380 वाले केस में? तो भैया पुट ऑप्शन का जब वैल्यू पूछा तब तक हमने कॉल का आंसर निकाला था। सर ये कॉल का आंसर आया था, इसका सर कितना 29.60 आया था। और 29.60 वैल्यू आया तो अब सब बात है 25 रुपए में मिल रहा था, ले ही लेंगे ना, ले लेंगे, ठीक है। हेंस बोर्थ बाइंग। आपको सामान का कीमत 25 रुपया लग रहा है, सॉरी अब सामान का कीमत 29 रुपया 60 पैसा लग रहा है, पर वो 25 में मिल रहा था, तब क्या करिएगा? ऑब्वियस बात है बाई करिएगा। हमने 380 को लेकर के आंसर निकाला तो आंसर उस केस में क्या आया, ठीक है, 10 रुपया 52 पैसा। कोई दिक्कत? अब आपको थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं कहा, आपको थर्ड क्वेश्चन ने कहा कि आप जो 10 रुपया 52 पैसा निकाले हैं उसी को बेस लेते हुए आप वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालिए। तो एक होता है आपका फॉर्मूला पुट कॉल पैरिटी, ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपली कहता है कि वैल्यू ऑफ कॉल माइनस वैल्यू ऑफ पुट इक्वल्स टू a spot price minus present value of exercise price, present value of exercise price, यही ये फॉर्मूला है। लिख लीजिए वैल्यू ऑफ कॉल माइनस वैल्यू ऑफ पुट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस इसी फॉर्मूला को जो ये ऐसे लिखा है इसको बस सिंप्लीफाई किया अपने टर्म में याद रखने के लिए। क्या किया? वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ कॉल, पुट को इधर लाया, वैल्यू ऑफ कॉल माइनस वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू थोड़ा उधर ले गया, वैल्यू ऑफ अ स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। अब आप खुद बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा? तो सर वो तो 400 पे था एक्सरसाइज प्राइस, तो अगर 400 का प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो उसमें कुछ करना ही नहीं था सर, आपको ERT से डिवाइड करना था 1.0125, वो आपको दिया गया था पहले भी, वो तो हर जगह यूज किया है उसने, ठीक है। यहाँ भी वही चीज यूज किया था सर, ERT का आपको दिया गया था ना, ERT का 1.012578, उसका इस्तेमाल कर रहा है, बस आप भी करिए। तो आपने किया इस्तेमाल, ठीक है, इससे ही करिए जो दिया गया है, ये राउंडिंग करके मत करिए। ये आपका आ गया क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो अब और स्पॉट प्राइस क्या है? 380, तो क्या होगा 380 माइनस 395.03। वैल्यू ऑफ कॉल अपना भी निकाला था, वैल्यू ऑफ कॉल कितना निकाला है? 10.52 380, तो 10.52 माइनस वैल्यू ऑफ पुट, उसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया, आप वैल्यू ऑफ पुट आ जाएगा, समझ में आया? सॉल्व कर लीजिएगा या कर दिया जाए आपके लिए, चलिए कर देते हैं, क्या होगा 380 माइनस 395.03, ठीक है, ये इधर आएगा माइनस होगा, अब ऐसा बात है, तो माइनस 10.52। अभी नेगेटिव क्यों है कि माइनस वैल्यू ऑफ पुट इक्वल्स टू 25.55 माइनस, ठीक है, तो ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ पुट इक्वल टू 25.55। तो ये फॉर्मूला को याद ऐसे रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ कॉल माइनस वैल्यू ऑफ पुट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था पुट कॉल पैरिटी, ये बोलता है पुट और कॉल दोनों पैरिटी पे होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करना है ऐसे निकालना। जो आपका लास्ट था इसका, उसमें बहुत अच्छा चीज था, बोला डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में बात किया, नहीं समझे, डिविडेंड के बारे में बात किया, बोला डिविडेंड पे करेगा 10 रुपया। अब कैसे आंसर निकालोगे? अगर वो बोले कि शेयर प्राइस अभी 408 रुपया लिया जाए, ठीक है, 415 408 रुपया लिया जाए, तो कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि डिविडेंड भी है, अब तक जो हमने दोनों सॉल्व किया 380 लेके और 415 लेकर के, वहां पर एक्सरसाइज प्राइस में चेंज, एक्सरसाइज प्राइस में 400 ही था दोनों केस में, ठीक है, यहाँ भी और फर्स्ट केस में भी। लेकिन अब वो कह रहा है 408 लेके बताओ और डिविडेंड भी देंगे,
डिविडेंड भी देंगे। तो कुछ नहीं करना है, डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू कर लेना है, ठीक है, और उसको बस माइनस कर देना है, उसको बस माइनस कर देना है स्पॉट प्राइस में, बात खत्म। डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू करके स्पॉट प्राइस में माइनस कर देना है, फिर सारा फॉर्मूला वही है। बस ये देखो 408 की जगह क्या लिया गया, एडजस्टेड प्राइस ऑफ शेयर। 408 माइनस जो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू था वो माइनस कर दिया गया और उसको लिया गया बस ऊपर में, 408 को नहीं लिया गया। तो अगर डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ तो कुछ नहीं करना है, बस आपको डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू करके, प्रेजेंट वैल्यू ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू करके माइनस कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे टाइम क्या होगा, एक सेकंड के लिए उस क्वेश्चन में वापस आओ। अब ये 2 महीना का था, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है ई क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 2/12, तो 0.05 इंटू 2/12, समझ गए। तो उस केस में ई का वैल्यू क्या होगा 1.0084, बस। तो कोई हार्ड नहीं है ब्लैक स्कूल्स मॉडल, ध्यान रखना। ब्लैक स्कूल्स मॉडल अगर एग्जाम में आया सबसे इजी क्वेश्चन है, बस D1 का फॉर्मूला याद रखना है, अगर कुछ था ही नहीं, स्पॉट प्राइस इंटू ND1 और एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू इंटू ND2, बस। और उसी से अगर वैल्यू ऑफ पुट निकालने का है तो कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ कॉल माइनस वैल्यू ऑफ पुट इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, समझ गए। और अगर डिविडेंड दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करना है, जो भी स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस जो 408 था उसमें बस डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो और उसके बाद सेम वही चीज फॉलो करते हुए नीचे तक जाओ और ND1 ND2 निकालो। अब देखो कुमुलेटिव एरिया लेना है, ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव एरिया लेना है, ठीक है। क्यों कर रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, कि जब तुम इस के क्वेश्चंस में आओगे, फाइनली जब क्वेश्चंस में आओगा, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम ही सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो 50 क्वेश्चन में सॉल्व कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एग्जाम में तुमसे सॉल्व होगा नहीं, तो प्रैक्टिस तुम ही को करना, तो प्रैक्टिस तुम खुद ही करोगे, मैं बस गाइड कर रहा हूं तुम। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या था, ध्यान देना, वो तुमको एरिया ऑफ लेफ्ट और राइट दे दिया, जबकि हमको चाहिए होता है क्यूमुलेटिव एरिया। ध्यान रखना, ये एकदम ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्यूमुलेटिव एरिया नहीं दिया है और तुमको एरिया ऑफ लेफ्ट और राइट दे दिया है, तो तुम्हारा क्यूमुलेटिव एरिया कुछ नहीं होगा, बस 1 माइनस ये, 1 माइनस ये, 1 माइनस ये, 1 माइनस ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव एरिया होगा। अगर इसी में तुमको 2 टेल बोल दे, ये 1 टेल बोला ना, ये 2 टेल अगर बोल दिया होता, मान लो जैसे कि इसी क्वेश्चन का नीचे में आओ, सबसे लास्ट पेज पे आओ, अगर तुमको ये 2 टेल बोल दिया होता, देखो जैसे क्युमुलेटिव एरिया क्या हुआ 1 माइनस, ये पहले मैंने कुछ ऐसे कर रखा था, 1 माइनस एरिया, वहां लेफ्ट और राइट 1 टेल था, तो 1 टेल कितना हो, उसको डिवाइड करो 2 से, 0.8026 डिवाइड बाई 2, 0.4013, यही तुमको दिया गया था 1 टेल। तो अगर 2 टेल दे तो पहले डिवाइड बाई 2 करना है, 1 माइनस, 1 माइनस डिवाइड बाई 2, 1 माइनस ये डिवाइड बाई 2, 1 माइनस ये डिवाइड बाई 2, तो तुमको मिल जाएगा कुमुलेटिव एरिया। तो कुमुलेटिव एरिया अगर दिया हुआ है तो सर तो वही चाहिए तुमको, वही तो चाहिए, कुमुलेटिव एरिया ही तो हमको चाहिए था। 0.25 का जरा देखो कुमुलेटिव एरिया क्या दिया हुआ है सर, 0.2 ये रहा, और यहाँ से सर ये 0 1 2 3 4 5 0.5987, सर हमको यही तो चाहिए था। पर मेरे क्वेश्चन में वो क्या किया था, देखोगे तो मेरे क्वेश्चन में क्या दिया था हमको सर, 0.4013 दिया था ना, 0.4013 दिया था, तो हमको सर ये चाहिए ही नहीं था, हमको जो कुमुलेटिव एरिया चाहिए। तो अगर 1 टेल लिखा हुआ है या लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है तो 1 माइनस 0.4013, लेकिन यहाँ पे 2 टेल दिया होता तो 8026 देता वो, तो पहले डिवाइड बाई 2 करते फिर 1 से माइनस करते, ठीक है, तो हमको ये कुमुलेटिव एरिया मिल जाता।
तो कहीं भी एग्जाम में अगर ऐसे दिया हुआ हो तो पहले कुमुलेटिव एरिया निकाल लो क्या होगा। कुमुलेटिव एरिया निकालने के बाद फिर क्या करना, कुछ नहीं, इंटरपोलेशन, इसके बीच में कुछ होगा D1 D2, इन दोनों के बीच में D1 D2 होगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक D1 के लिए D2, एक D2 के लिए होगा, ठीक है। तो बस, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है और सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद रखना है, सॉल्व करना है, ज़्यादा मैथ के अंदर नहीं घुसना है उसका। फॉर्मूला काफ़ी इजी है याद करना, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला फिर से देखो कैसे याद करना है। अगर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का बात करें तो सर स्पॉट प्राइस जो दिया हुआ है उसमें ND1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यार लिखा था ना, कभी कभी तो बड़ा दिक्कत लगता है, इसको भी चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर स्पॉट प्राइस दिया हुआ है तो उसमें हम लोग ND1 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें सर माइनस कर देंगे अपना एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, अब ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे सर, ERT, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू इनटू ND2, ठीक है। अब ND2 ND1 निकालने के पहले हमें चाहिए होगा D1। D1 निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, बोला IN/S/X प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि सर यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। आर, कुछ नहीं करना, जो आर दिया गया है वही, ये होगा वेरिएंस, याद रखना। अगर क्वेश्चन में वेरिएंस ही दे दिया है तो इसका स्क्वायरिंग करने का जरूरत नहीं है। मैंने वेरिएंस ही अगर दे दिया तो स्क्वायरिंग क्यों करेंगे। वेरिएंस होता क्या है सर, इसका स्क्वायर होता है। वेरिएंस क्या होता है, डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर क्वेश्चन में वेरिएंस ही तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको डाल देंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 2 इंटू टी, टाइम जो था अपना, और नीचे क्या होगा सर, यहाँ डिविएशन होगा। तो अगर क्वेश्चन में वेरिएंस दिया है तो अंडर रूट कर देंगे वेरिएंस को, वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तब हमको डिविएशन मिलेगा, इनटू जो भी है यार, यहाँ इन लिखता हूँ, उसे इन्हें पढ़ता हूँ, ठीक है। इन या लिन जो भी कहते हो तुम लोग, हम उसे इन ही पढ़ते हैं मेरे ख्याल से। लिखा IN है, पढ़ा कुछ और जाता हुआ हो सकता है, नो डाउट, इनटू टी, ठीक है। और D2 का क्या होगा, कुछ नहीं, D1 माइनस ये जो अपना डिनोमिनेटर आया था, हो गया। फिर ND1 और ND2 निकालना तो एग्जाम में दिया होगा तुमको, समझ गए। और यार इनका दिक्कत भी देख ही लिया जाए। हमने तो बाबू यार फॉर्मूला ऐसे याद कर लिया था, हो सकता है उसको कुछ और करता हो, नो डाउट। नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग, और मेरे ख्याल से नेचुरल लॉग और लॉगरिथम में थोड़ा फर्क है, फॉर गॉड से। आइए, नेचुरल लॉग टेबल, ये है आपका नेचुरल लॉग टेबल, ठीक है। और जो आपका लॉगरिथम होता है वो बेसिकली आपको पावर के बारे में बताता है। अगर हम लोग बोले लॉग 8 to the base 2, इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि ये कह रहा है 2 पे पावर 3 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो अगर आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर लॉगरिथम मान लिया जाए इसे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे log 2
इसका आंसर क्या आना चाहिए था? वो लॉगरिदम नहीं है बाबू, लॉगरिदम अलग चीज है और नेचुरल लॉगरिदम कुछ और है जो हमारे दिमाग के ऊपर का है, ऑब्वियस बात है, मैथ्स का टर्म है। तो जो तुम लॉग से उसे समझ रहे हो उसको लॉग मत समझना। लॉग मैंने ऐसे पढ़ा भी रखा है फाउंडेशन का, वहां पे जाके लॉग देख सकते हो। लॉगरिदम इज अ डिफरेंट थिंग एंड नेचुरल लॉगरिदम इज अ डिफरेंट थिंग, और मुझे नहीं पता वो क्या होता है। ठीक है, तो मुझसे मत पूछना है लॉगरिदम क्या होता है। बाकी आपका पॉइंट सही है, उसको इन नहीं करते, पर मैं से याद रखने के लिए आपको इन 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 ही बोल रहा हूँ। ठीक है, एंटी लॉग भी होता है, एंटी लॉग प्रो एंटी लॉग भी पढ़ना होता है हम लोग को, लेकिन वो मैथ्स का पार्ट है। अभी याद रखने के लिए क्या करोगे, जो तुमको अच्छा लगे, लॉग से याद रखना, लॉग से याद रखो। पर नेचुरल लॉगरिथम और लॉगरिथम में हल्का सा डिफरेंस है, अब मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस है, वो अपना पता कर लेना आप लोग। पर वो लॉग नहीं है, ठीक है। लॉग हमेशा ऐसे लिखता हूँ, लॉग 8 to the base 2, ये लिखता। अगर लॉग लिखता तो लॉग का साइन लॉग ही लिखाता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो लॉग से कंफ्यूज नहीं होना। बाकी वो नेचुरल लॉग उसको कहता है, नेचुरल लॉग थोड़ा डिफरेंट टर्म है, डिफरेंट चीज है। और कोई सवाल हो तो पूछ लो, एक और चीज टॉपिक है और लिख जाना। कोई और सवाल? तो कृष्णा ठाकुर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि वो लॉगरिदम नहीं है जो आप लोग पढ़ के आए फाउंडेशन में, वो कुछ और है। उसमें बस आपका ये जो शायद बेस ही या कुछ ही होता है, जो भी होता है मुझे नहीं पता, पर नेचुरल लॉग ना मैंने पढ़ा है ना मुझे पता है। ठीक है, बाकी लॉगरिदम जो आप बोल रहे हैं वो नहीं है वो, ये ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत करिएगा लॉगरिदम के साथ उसको। लॉगरिदम बेसिकली अलग चीज है। लॉगरिदम बोलता है, पावर का बात करता है, बोलता है लॉग 8 to the base 2 है, तो उसका आंसर 3 होगा। इसका कहने का मतलब होता है 2 पे पावर 3 = 8। और चीज हम लोग बनाते हैं तो ये होता है लॉगरिदम। आप अगर जाइएगा फाउंडेशन वाले बैच में, मेरे फाउंडेशन मैथ्स जो मैंने पढ़ाया था, वहाँ लॉगरिदम हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो बच्चे कभी कभी लॉगरिदम के साथ कंफ्यूज करते हैं इनको, तो आप मत करिए। नेचुरल लॉगरिदम अलग चीज है। अब एक और क्वेश्चन है, छोड़िए इसको, आइए। स्टेशन 4 में आइएगा। हाँ, स्टेशन 4, ये देखिए। अब इसी फॉर्मूला का यूज वो एक और चीज निकालने के लिए करता है। ठीक है, वो वैल्यू ऑफ पेटेंट निकालने के लिए किया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे, हो सकता है पॉसिबिलिटी ना हो सकता है पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। ये कुछ कुछ चीज समझ लेने में फायदा है, उस पर रिसर्च करने से अच्छा। ठीक है, तो इसमें क्या था, कुछ नहीं, स्पॉट प्राइस के लिए क्या ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को। क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं, एबीसी लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो एक पेटेंट पोजेस करता है जिसको एड्रेक्स कहता है। वो मेडिसिन एड्स पेशेंट के लिए है। अब राइट वाइट सब उसके पास है। पेटेंट का पीरियड 15 साल है। उसके बाद कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बना सकता है। अब इस कंपनी से रिक्वायर्ड टू इनकर कितना, इतना डॉलर मिलियन खर्चा करना पड़ेगा डेवलपमेंट पे। और सर्वे के हिसाब से एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, मैंने उससे जो कैश इनफ्लो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 16.7 मिलियन। ठीक है, वैरियंस दे दिया, सीधा वैरियंस दिया है, डेविएशन नहीं, वैरियंस दिया है। ठीक है,
वैरियंस दिया 26.8% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, और आपको ट्रेजरी बॉन्ड को रिस्क फ्री 7.8% दिया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था। स्पॉट प्राइस को आप मान लीजिएगा अपना जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बताया है वो स्पॉट प्राइस हो गया। एक्सरसाइज पर आपका कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने उस ड्रेस को डेवलप करने में जो पैसा लगेगा वो आपका हो जाएगा एक्सरसाइज प्राइस, समझ गए। और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है वो आपका हो जाएगा स्पॉट प्राइस। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व होगा, कोई फर्क नहीं होगा। बस आपको जो ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिले के जो डी का बात किया, क्यों डी का इस फॉर्मूला में हल्का सा चेंज आएगा, D1 निकालने में हल्का सा चेंज आएगा। वो क्या होगा, आई एन एस बाई एक्स जो था वही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आर अपने आर की जगह पे रहेगा, वेरियंस बाई टू रहेगा, टी रहेगा, और डिविएशन इनटू अंडर रूट टी, ये सेम कॉमन है, कुछ फर्क नहीं है। फर्क क्या है, बस यहां पर ये डी प्लस 1/2 यहां पर आ जाएगा, आर माइनस टी। डी क्या है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिले जो निकाला है वो। तो अपना टी कितना होगा, टी अपना 15 होगा। टी जब अपना 15 साल दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, वो 15 ईयर होगा टी, समझ गया। बाकी ये बस अपना बीच में डी एक आ जाएगा। अब क्यों आया नहीं आया, फॉर्मूला कहाँ से आया, इस पर दिमाग लगाओ या फिर बस याद कर लो, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला अगर सही से डिराइव कैसे हुआ, निकला कैसे, इतना समय है, जरूर खर्च करो, मैं मना नहीं करूँगा। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता, ठीक है। तो अगर इच्छा हो तो सर्च कर सकते हो, नहीं इच्छा हो तो क्या डिफरेंस है फॉर्मूला में दोनों में वो समझ लो बस। ऐसा कुछ बोले तो बस बीच में एक डी को ले आना है। डी क्या होगा, जो आपका टाइम दिया गया हुआ है 1/t, बस 1/t आपका डी होगा, समझ गए। उसके बाद एज इट इज जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एस इंटू 16.7 को खींच दे यार। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, एक और चेंज ध्यान रखना। स्पॉट प्राइस जो हमने क्या लिया था, जो अपना कैश फ्लो था 16.7 मिलियन, इसका भी एक बार और प्रेजेंट वैल्यू करेगा। बस फर्क ये करेगा, ई माइनस डी एफ लेगा, जो डी निकाला है ना उसको लेगा और एफ लेगा। अभी डी एफ क्या आएगा, कुछ नहीं, अब देख लो। एफ अपना जब अपना टाइम था वही रहेगा, नो डाउट। यहाँ तो ई आर टी रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई ई आर टी हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे बस ये आर जो था वो आर चेंज हो जाएगा, और वो आपका जो अपना डी निकाला था 1/15, ठीक है, जो डी निकालता 1/15 वो बस यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए। उसके बाद आपका एज इट इज सॉल्व होगा। तो चेंजेस कहाँ आया, कुछ नहीं, बस एक डी ऐड हुआ और उस डी का एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए स्पॉट प्राइस को डी से फिर प्रेजेंट वैल्यू करेगा, कोई दिक्कत, बस इतना ही फर्क है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसका चांसेस कम है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, पर किताब में दिया हुआ है तो पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है, समझ लिया करो, एग्जाम में आया तो करना ही क्या है। सर हल्का सा चेंज है बस, वहां पे एस एन डी वन था, एस इंटू एन डी वन था, ओहो एन डी वन था, बस सर इसको हम लोग कर लेंगे सर ई डी टी, डी टी कहो या डी एफ करा, डी एफ कर लो, डी एफ कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपका ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन 5 और 6 भी आपका थोड़ा सा अलग टॉपिक पे था, ठीक है। 5 तो मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर न्यू प्लांट, हाँ ये आपका एक तरह समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, उस तरह का क्वेश्चन था, बाइनोमियल ट्री का यूज करते हुए 5 और 6 की। तो 5 और 6 को हम लोग कल समझेंगे। आज ऐसे ही ब्लैक स्कूल्स मॉडल काफ़ी कंफ्यूजिंग आपके लिए हो चुका होगा मेरे ख्याल से। करना क्या है आपको,
वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे में इस एक्सरसाइज में वो सॉल्व करना है, जो स्टेशन 4 सॉल्व करना है, जो स्टेशन 3 और 4 सॉल्व करना है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद ब्लैक स्कूल में कुछ आता नहीं है। उसके बाद कल हम लोग एक और काम करेंगे, आपको कुछ कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स बताया जाएगा। ठीक है, ट्रिक्स किस लिए, कभी कभी एग्जाम में आर टी का वैल्यू नहीं देगा, कभी कभी एग्जाम में जो इन्होंने कहा इन या लिन जो भी कर रहे हैं उसे नेचुरल लॉग का आपको वैल्यू नहीं देगा, तो आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसा कभी होता नहीं है, ये मिसप्रिंट आईसीआई करता है तभी होता है कि आपको नेचुरल लॉग का वैल्यू ना दे, समझ गए। आपको हो सकता है ईआरटी का वैल्यू ना दे, तो कैसे कैलकुलेटर का यूज करके आप ईआरटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका एक और चीज है, जो आपने इंटरपोलेशन का यूज करके वैल्यू निकाला ई का, ठीक है, तो कैलकुलेटर के थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो निकाला हुआ वैल्यू है ई का वो सही निकाला है कि नहीं निकाला आपने। क्या समझे, तो हम लोग कल समझेंगे। बाकी आज के लिए कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए। बाकी वो हाँ, लॉगरिदम और नेचुरल लॉग में फ़र्क है, ये मैं फिर से बता देता हूँ आपको। नेचुरल लॉग मुझे नहीं आता, मैं क्लियर करता हूँ, इसमें कोई झूठ मैंने इसमें क्या छुपाना। लॉगरिदम मुझे आता है क्योंकि फाउंडेशन में हमने पढ़ा था और पढ़ाया भी है, तो लॉग तो हमें याद है। ऐसे भी ज़्यादा दिन हुआ अभी नहीं, महीना 2 महीना पहले पढ़ाया लॉग मैंने, तो लॉग तो हमें आता है। ठीक है, पर नेचुरल लॉग मुझे नहीं आता। उसके लिए मैं किसी क्वेश्चन पे डिपेंड हूँ कि अगर उसने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कैलकुलेटर का ट्रिक यूज़ करूँगा। कैलकुलेटर का जो भी सिस्टम में दिया गया ये इक्वल टू इनटू टिपो और अपने आप आंसर आ जाए, उसका इस्तेमाल करूँगा। क्लियर रहता हूँ मैं इस चीज़ पे। एग्ज़ाम पास करना है, भविष्य में ये काम एफएम का पेपर काम तो देता है, ऐसा नहीं है एफएम काम नहीं देता, काम देता है, पर ये फार्मूला उतना काम नहीं देता। ठीक है, बट एग्ज़ाम के लिए तो फार्मूला जरूरी है। क्या समझे, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। बस नेचुरल लॉग मत पूछना मुझसे, वो मुझे नहीं आता। लॉगरिदम पूछोगे तो बोलूंगा जा करके, देखो लॉगरिदम हमने जो पढ़ाया था वो यहाँ पर होगा। प्लेलिस्ट अकाउंट्स, ये लॉग इक्वेशन, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, लॉगरिदम। यहाँ पे आपका है पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके बाद आपका फिर एडिशनल क्वेश्चन था। ठीक है, तो लॉगरिदम अलग चीज है, फिर से बोल रहा हूँ, उसको नेचुरल लॉग के साथ कभी भी माइंड में कंफ्यूज मत करिएगा। समझ गए। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो चला जाए।